नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जय मीम, जोहार। मेरा नाम है दीपक कुमार। चाणक्य स्पेशल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आरटीआई कानून 2005 में पास हुआ और 2006 से उत्तर प्रदेश में भी लागू हुआ और पूरे देश में लागू हुआ। आज हम जानेंगे जिस उद्देश्य से इस कानून को लाया गया, क्या वह उद्देश्य पूरा हो रहा है। जो लोग आरटीआई का प्रयोग किए, क्या भ्रष्टाचार पे अंकुश लगा या वहां भी जन सूचना अधिकारी पतली गली से निकल गया। इन सब तमाम चीजों पे हम चर्चा करेंगे। आज हमारे साथ हैं सूचना का अधिकार कार्यकर्ता एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष अशोक कुमार सिंह। आप पेशे से एडवोकेट हैं, लखनऊ आयोग में प्रैक्टिस करते हैं। आज हमारे साथ हैं, हम उनसे तमाम बातों पे चर्चा करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपका चाणक्य में। शुक्ला जी, मैं आपसे जानने का प्रयास कर रहा हूं कि आपके संगठन बनाने के पीछे क्या उद्देश्य है। इस सूचना का अधिकार कार्यकर्ता एसोसिएशन गठित करने का मुख्य उद्देश्य ये था कि सूचना का अधिकार का प्रयोग करने वाले अधिकतर आवेदकों के पास कोई एक प्लेटफॉर्म नहीं था जिससे वो अपनी बात कह सकते थे। कि किसी भी सिस्टम को चलाने के लिए एक संगठन की आवश्यकता होती है। जी। इसको देखते सूचना का अधिकार कार्यकर्ता एसोसिएशन का गठन 2018 में किया गया जी। और उसके बाद से मेरे प्रयासों के द्वारा वर्तमान में लगभग 15 प्रांतों में इसका गठन किया गया है। और हमारी कोशिश ये है कि ये संगठन जमीन के निचले स्तर तक जाना चाहिए, ग्राम स्तर पे, तहसील स्तर पे, ब्लॉक स्तर पे। इस क्रम में हमने पूरी कोशिश किया है कि हमारा संगठन हर जगह पे फैले और सूचना मांगने वाले आवेदकों की हर तरह से मदद करे, उनको सूचना मांगने से लेकर के सूचना आयोग में अपील के निस्तारण तक उनकी सहायता करे। उनको किसी प्रकार की जानकारी प्राप्त करने के बाद संगठन किसी पदाधिकारी से वो संपर्क कर सकते हैं। जैसे आपने निःशुल्क मुहैया कराया है सारी जानकारी। सहायता के लिए निःशुल्क व्यवस्था है। संगठन कार्यक्रम चलाता है लोगों को जानकारी देने के लिए। अगर इससे कोई सहायता लेना चाहता है तो विधिक सभा के लिए इसके लिए कोई पैसे की आवश्यकता नहीं है। अच्छा, आपसे मैं चीज जानना चाह रहा हूँ कि भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए ही इस कानून का गठन किया गया। तो क्या आपके कार्यकाल में, जैसे आपको बहुत आयुक्तों को देखे होंगे, बहुत एक्टिविस्टों को देखे होंगे, तमाम सारी चीजें हैं, लेकिन आप अपना एक अनुभव साझा करें कि जहां कहीं भ्रष्टाचार उजागर हुआ, कोई इस तरह का एक बात। ये सूचना आयोग का जो उद्देश्य था, सूचना आयोग का गठन और मैं सूचना आयुक्तों की नियुक्ति प्रक्रिया को लेकर के आए थे। जी। सूचना आयोग में सबसे बड़ी समस्या ये आई कि जो सूचना आयोग का मूल पद है सूचना आयुक्त का। जी। सूचना आयुक्त के बारे में ये 2006 में राज्य सूचना उत्तर प्रदेश का गठन हुआ। जी। गठन होने के बाद से 2013 तक कोई भी प्रदेश सरकार, पूरे देश की बात कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश सरकार इसमें शामिल है, सूचना पद के लिए विज्ञप्ति नहीं आती थी। जी। इस मामले को लेकर के उच्चतम न्यायालय में याचिका दाखिल की गई। नमित शर्मा बना यूनियन ऑफ इंडिया। उसमें ये तय किया गया कि इनकी बेंच होगी आयुक्तों की, उसको रिकॉल करने के लिए भारत सरकार ने एक रिट पिटीशन दाखिल की। यूनियन ऑफ इंडिया बना नमित शर्मा। उस रिट याचिका में आदेश ये पारित हुआ उच्चतम न्यायालय द्वारा कि सूचना आयुक्तों की नियुक्ति के लिए विज्ञप्ति निकाली जाएगी। इसके पहले क्या होता था कि जिसके जो संपर्क होते थे, मुख्यमंत्री के नाम जाते थे, सरकार उनको आयुक्त बना देती थी। कोई ना विज्ञापन था, ना लोग जान पाते थे। 2014 के बाद से सूचना आयोग के पदों की विज्ञप्ति निकलना शुरू हुई। अब सूचना आयुक्तों के पदों की विज्ञप्ति 2014 से निकलनी शुरू हुई। आज हम 2024 में चले गए हैं। इतनी अवधि में सबसे बड़ी विडंबना ये है कि सूचना आयुक्त पद के जो आवेदक होते हैं, जब आप उनकी सूचना मांगते हैं, उत्तर प्रदेश में प्रशासनिक सुधार विभाग में लोग आवेदन करते हैं कि सूचना आयुक्त उनको बनाया जाएगा, उनके भाड़ा जमा होते हैं और पूरे देश में कहीं पर भी शुल्क का प्रावधान नहीं है। उत्तर प्रदेश में 2000 रुपये फीस जमा होती है। 2000 रुपये जमा होने के उपरांत भी या 2000 रुपया ना भी जमा करे, राज्य सरकार उन पद के आवेदकों के नाम ही पब्लिश नहीं करती है, ना उनका बायोडाटा पब्लिश करती है। सूचना आयोग ने क्या योग्यता हासिल की। जी। यही रुकते हैं कि जब
इतनी गोपनीयता है, जहां नियुक्ति में ही पारदर्शिता नहीं है, तो क्या आम आदमी को न्याय मिल पाना संभव है? जब सरकार का जो नियंत्रक विभाग है, जो प्रशासनिक सुधार विभाग पूरे सिस्टम को चलाता है, जी उसी विभाग की आज सबसे बड़ी विडंबना ये है कि जब आप बात उठा रहे हैं कि सूचना आवेदन के शुल्क की बात मुझे रखनी पड़ती है। जी आज वर्तमान परिवेश में प्रशासनिक सुधार विभाग 10 रुपए का नगद का नोट नहीं लेता, उसको वापस कर देता है। अब जबकि आरटीआई एक्ट में प्रोविजन है कि आप नगद शुल्क जमा कर सकते हैं, जब नियंत्रक विभाग जो नोडल विभाग माना जाता है पूरे प्रदेश का, उसमें नगद शुल्क नहीं जमा होता है, जब मूल विभाग अपना काम नहीं कर पा रहा, पूरे प्रदेश में आरटीआई की क्या हालत हो सकती है, शुल्क लेकर मैंने अपनी बात रखी है। अब जब मैं शुल्क की बात नहीं कर रहा, मैं जनता को न्याय की बात कर रहा हूँ, जो एक्टिविस्ट लड़ रहा है। न्याय की बात ही आ रही है, जब शुल्क ही नहीं लेंगे तो सूचना मिलेगी कैसे? सूचना तो मिलने से नहीं, तो न्याय की परिधि में ये भी आता है। वैसे हम सूचना आवेदन दे रहे हैं, अपना शुल्क जमा कर रहे हैं, शुल्क नहीं लिया जा रहा है, सूचना मिलने से कहता है न्याय कैसे मिलेगा? तो न्याय तो वही प्रभावित हो गया। अब सूचना आयोग का काम ही नहीं रह गया। जब पीआईओ ही अपना आवेदन रिजेक्ट कर रहा है, आपका आवेदन सूचना उस पर निर्णय नहीं कर रहे हैं, तो न्याय कहाँ रह गया? तो अब ये है कि जब नियुक्ति प्रक्रिया को लेकर के ही उनके अभिलेख नहीं सार्वजनिक होते हैं, जिस पद की नियुक्ति हो रही है उस पद की योग्यता सार्वजनिक नहीं हो रही है, तो आरटीआई एक्ट में जो पारदर्शिता कहाँ से रहेगी? जब पद पर बैठने वाले व्यक्ति के लिए जनता जान नहीं सकती है, तो वो कैसे पारदर्शिता की बात कर पाएंगे? जो लोग नियुक्त होते हैं, ये तो एक समझ से बाहर चीज वो क्या हम यह मान लें कि जिंदगी भी एक विसंगत देख करके खूब रोई, चाह में है और कोई बाह में है और कोई नहीं? अब ये है कि यहाँ पे सरकार के जो सूचना आयुक्त नियुक्त हो रहे हैं, वो काम तो कर रहे हैं, सार्वजनिक तो सूचना निकल नहीं, लेकिन जो बहुमत से काम होना चाहिए वो जनता की अपेक्षाओं के अनुकूल काम नहीं हो रहा है, सूचनाएं पर्याप्त रूप से नहीं निकल रही हैं। 2005 में एक्ट बनने के बाद से जटिलताएं पैदा हुई हैं। सरकार द्वारा विभिन्न नियम कानून टेस्ट बनाए गए हैं, जनता की कठिनाइयों को देखते हुए कानून बनाए गए हैं। अब जब कानून बना था, बहुत सारे लोग जानते हैं, उसमें कोई प्रोफार्मा नहीं था। आज वर्तमान परिस्थिति में आपको सूचना मांगने का प्रोफार्मा लग जाता है, फर्स्ट अपील का प्रोफार्मा है, सेकंड अपील का प्रोफार्मा है, उसका यानी कोई पूरा प्रचार प्रसार नहीं है, उलझन हो गया, प्रचार प्रसार नहीं है। जटिलताओं से भरा हुआ है। सरकार ने प्रचार प्रसार के लिए एक भी रुपया खर्च नहीं किया है। कोई भी प्रदेश सूचना अधिकार लेके प्रचार के लिए पैसा खर्च नहीं करता। अभी वर्तमान में उदाहरण बता दें आपको, सूचना आयोग ने सूचना उपयोगकर्ता पुस्तिका का निर्माण किया है, उसका प्रचार नहीं किया, कोई प्रचार प्रसार नहीं हुआ, और आयोग ने कह दिया कि हम आज से अपीलें प्राप्त नहीं करेंगे और अपीलों को दाखिल करने के लिए आप ऑनलाइन फाइल करिए। ऑनलाइन के बारे में सर्वर नहीं चलता है, वेबसाइट नहीं चलती है, तो फाइल नहीं कर पाने की हालत हो गई है। एक और महत्वपूर्ण बात हम रख रहे हैं आपके चैनल के माध्यम से कि वर्तमान में राज्य सरकार के समक्ष एक मुख्य सूचना आयुक्तों की नियुक्ति प्रक्रिया लंबित है। आज सरकार को इस बारे में ध्यान देना चाहिए कि जो सूचना आयुक्त पद के आवेदन करता है, उनके चयन के समय इस बात का स्पेशल ध्यान रखे कि जो सूचना के अधिकार से जुड़े लोग हैं उन पर विचार करें, जिससे कि आने वाले समय में जो सूचना आयुक्त नियुक्त हो वो सूचना अधिकार के प्रति अपने ज्ञान का वहाँ पे प्रयोग करें और सूचना आवेदकों के लिए उपयोगी साबित हो। जब जानकार लोग पदों में बैठेंगे तो हो सकता है कि ये जो कुछ पारदर्शिता तो आएगी ही, लेकिन कम से कम आगे क्रियान्वयन में बहुत बड़ी उपयोगिता होगी कि वो आगे जानकार होंगे। सरकार इस समय क्या करती है, इस जिनको बिल्कुल कुछ भी नहीं आता सूचना, उनको बना इतनी बड़ी बागडोर दे देती है और वहाँ करके आगे जटिलता पैदा करते हैं, सूचना फिर भी वहीं की वहीं रह जाती है। तो सक्रिय आम सूचना पब्लिक तक नहीं पहुँच पाती, वो नहीं पहुँच पाती क्योंकि उनका इससे जुड़ाव नहीं रहता है। जी जब आप कहीं पर अप्रशिक्षित के हाथ में कोई भी काम देंगे तो काम अच्छे ढंग से यानी आयुक्त प्रशिक्षित नहीं, आयुक्तों को आरटीआई की जानकारी न होना और एकदम से इतना बड़ा पद दे देना, ये कहीं आरटीआई में बाधा उत्पन्न करता है। तो जो भी सिलेक्शन कमेटी चयन करेगी, अभी नियुक्ति प्रक्रिया चल रही है, 23 तारीख को सारे सूचना रिटायर हो रहे हैं, सूचना बंदी की हालत में पहुंच रहा है और 26 तारीख से आयोग तारीख लगने की नौबत आ गई है। आपके चैनल के माध्यम हम सरकार का ध्यान आकृष्ट करते, चयन समिति की बैठक बुलाते हुए, सूचना से जुड़े लोगों सूचना आयुक्त नियुक्त करते हुए सूचना का अधिकार में सक्रिय क्रियान्वयन की भूमिका निभाए, जिससे कि लोगों को सूचनाएं आसानी से मिल सकें। और जब जानकार लोग बैठेंगे तो एक्ट अपने आप में उपयोगी साबित हो जाएगा और इसका जो पैमाना है, इसके परिणाम शीघ्र ही आने शुरू हो जाएंगे और एक्ट का उद्देश्य प्राप्ति में बहुत तेजी के साथ काम होगा। एक और बात कर लेते हैं लगे हाथ। हमारे साथ एक इस संगठन के जिलाध्यक्ष हैं आनंद सिंह, वो आरटीआई कार्यकर्ता भी हैं, सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं।
हम उनसे जान लेते हैं कि जो आरटीआई उन्होंने फाइल किया है, हमारे ख्याल से कई सौ आरटीआई फाइल किया है उन्होंने, उनको अब तक किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है और उन्होंने जो सूचना प्राप्त हुई आयोग से या सूचना अधिकारी से, तो किसी अधिकारी को दंड दिलवाया है अथवा नहीं दिलवाया, उन्हीं से जान लेते हैं। बहुत स्वागत है आपका आनंद सिंह जी हमारे इस कार्यक्रम में। हम आपसे जानना चाह रहे हैं कि आपने जो आरटीआई फाइल की है, कितने दिनों से आप आरटीआई दिख रहे हैं? सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने अपने चैनल पे जो हमको स्थान दिया और हमसे जो है आप प्रश्न पूछ रहे हैं। तो मैं आरटीआई 2006 से लगा रहा हूं, जब से आरटीआई एक्ट लागू हुआ तब से मैं लगा रहा हूं। उस समय जो है कार्यालय इंदिरा भवन में हुआ करता था, तब से मैं आरटीआई लगा रहा हूँ। आरटीआई लगाने के उपरांत जो है कई प्रकरण और कई परेशानियां हमको जो है हुई, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि लोगों को धमका दिया जाता है, मुकदमे हो जाते हैं, कुछ ऐसा आपके साथ भी हुआ क्या? मेरे साथ भी हुआ, लेकिन मैं उससे जो है दबा नहीं और नतीजा ये हुआ, अडिग रहे। और नतीजा ये हुआ कि जो आरटीआई से हमको सूचना मिली, मैं उसको जो है अध्ययन किया और अध्ययन करने के उपरांत मैं समझा कि इसमें व्यापक स्तर पर भ्रष्टाचार हुआ है। मैंने माननीय लोकायुक्त प्रशासन में जो है उसकी जांच लगा दी, वो सारे अभिलेख लगा करके, और नतीजा ये हुआ कि 22/6/2023 को जी इस जनपद के देवरिया जनपद के तत्कालीन जिला विद्यालय निरीक्षक राजेंद्र प्रसाद यादव, तत्कालीन वित्त लेखा अधिकारी माध्यमिक और हमारे यहाँ विद्यालय चलता है उसके प्रबंधक और जो नियुक्त अध्यापक है उनके विरुद्ध कार्रवाई के लिए लोकायुक्त प्रशासन ने जो है शासन को 22/6/2023 को जो है अपना जो है कार्रवाई हेतु जो है संस्तुति करके भेज चुका है। अच्छा, आपको भी धमकियों देते रहे हैं? बहुत धमकी मिला है, एफआईआर तक हुआ है, मैं उसका भी फेस किया। अच्छा, एफआईआर भी फेस किया? एफआईआर फेस किया और फर्जी एफआईआर हुआ और जिस दरोगा ने किया उसके खिलाफ भी मैंने जो है लोकायुक्त में दाखिल किया। उसमें क्या परिणाम? और उसमें परिणाम ये हुआ कि वो दरोगा जो है एसएचओ से जो है फिर जो है नायब हो गया, उसका 1 स्टार जो है माइनस हो गया। अच्छा, ये भी सुना जाता है कि कभी कभी आयुक्तों से भी आपका विरोध हो जाता है? अब विरोध हो जाता है, विरोध का कारण भी है ना। विरोध का कारण है कि सूचना न दिलवा करके वो बेवजह का जो है अपवाद रूप में जो है बात करते हैं, जिसका कोई जो सूचना फाइल की गई है उससे कोई लेना देना नहीं है, उसके संबंध में वो बात करते हैं। मुझसे तो जो ये देख रहे हैं जो हमारे सूचना आयुक्त जो है गोरखपुर मंडल देवी पाटन मंडल के, इन्होंने तो 45-40 मिनट तक मुझसे बात किया, लेकिन मैं बार बार यही कहता रहा कि जो है सूचना पर ही बात हो। लेकिन वो जो है व्यवहारिक बातें हो जाती हैं। शुक्ला जी कह रहे थे कि अप्रशिक्षित लोग आ गए हैं। वही बात सही कह रहे हैं। क्या आप उसमें मुहर लगा रहे हैं? एकदम मुहर लगा रहे हैं, क्योंकि सरकार अगर नियुक्त भी कर रही है, ठीक है, अपने लोगों को ही नियुक्त कर रही है किसी तरह से, तो उनको पहले वो प्रशिक्षण दिलवाए जी। और मेरा तो ये कहना है कि आरटीआई के जानकार लोगों की नियुक्ति हो तो सबसे अच्छा रहेगा, उनको भी स्थान मिलना चाहिए। जो आरटीआई जो है जब कानून लागू हुआ तब से जो है आरटीआई मांग रहे हैं, उनको कम चाहे ज्यादा जो है उनको जानकारी अगर वो होंगे और अगर उनकी नियुक्ति होती है तो आरटीआई कानून जो है जिस उद्देश्य से बनाया गया है वो सफल भी हो। तो क्या आपसे मैं ये सवाल भी कर सकता हूं कि जनता को जिस तरह से आप आरटीआई फाइल किए हैं, जिस तरह से आप अपना अनुभव साझा कर रहे हैं, जनता को भी न्याय के लिए आरटीआई फाइल करनी चाहिए? एकदम करनी चाहिए। न्याय की उम्मीद है? न्याय की उम्मीद है, एकदम न्याय मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। और आपसे मैं अपील करता हूं, जन सूचना का अधिकार आपके लिए है, सरकार आपके लिए लाई है, आपको इसका प्रयोग करना चाहिए। मिलते हैं किसी और शख्सियत के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।